25 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:35 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 कमांड सेंटर पर दर्जनों आपातकालीन कॉल आने लगी। दूसरी तरफ से आने वाली हर आवाज में एक ही बात थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक शाही शादी समारोह के मंच पर ही दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी थी। कुछ ही मिनटों के बाद उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी कर दिया गया। 112 पुलिस बल और लखनऊ शहर की पुलिस एक साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी मार्ग पर सायरनों की गूंज फैल गई। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां अभूतपूर्व अराजकता का माहौल था। पूरा शादी हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, चीख रहे थे और रो रहे थे। शादी के गुलदस्ते बिखरे पड़े थे, मेज कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और फर्श पर शराब और खून के धब्बे थे। शादी का संगीत बंद हो चुका था और उसकी जगह चीख पुकारने ले ली थी। उस भीड़ के बीच कुछ गवाह कांपते हुए पुलिस से लिपट गए और घबराहट में बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, मैंने दूल्हे को शराब की बोतल से दुल्हन के सिर पर मारते देखा और फिर वो नीचे गिर गई। बाहर सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, लाल और नीली बत्तियां पूरी सड़क को रोशन कर रही थीं। अंदर जांच दल तेजी से मंच की ओर बढ़ा, जहां कुछ मिनट पहले शादी का संगीत गूंज रहा था। अब वहां एक भयावह दृश्य था। सफेद रिबन खून से सने थे। सफेद शादी का जोड़ा खून के लाल रंग में सना हुआ था। मेहमान डरे हुए दीवारों से चिपके खड़े थे। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी के मन में बस एक ही सवाल था, दूल्हे ने अपनी ही शादी में दुल्हन को क्यों मार डाला? जब लखनऊ शहर के पुलिस प्रमुख कर्नल अजय कुमार शाही विवाह भवन पहुंचे तो घटनास्थल बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। पार्टी में 200 से अधिक मेहमान थे। हर कोई घबराया हुआ था और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। रोने, चीखने और मेज कुर्सियों के गिरने की आवाजें मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रही थीं, जिसे सुनकर कोई भी नया आने वाला व्यक्ति सहम जाए। तुरंत कर्नल कुमार ने पूरे इलाके को सील करने का आदेश दिया और सभी कर्मचारियों और मेहमानों को जांच में सहयोग करने के लिए अंदर रहने का अनुरोध किया। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और आपातकालीन निकास पर कड़ी निगरानी रखी गई। उस दृश्य के बीच मंच पर जो प्यार का प्रतीक होना चाहिए था, एक त्रासदी का केंद्र बन गया था। 26 वर्षीय दुल्हन प्रिया सिंह फर्श पर निश्चेष्ट पड़ी थी। उसका बेदाग सफेद शादी का जोड़ा लाल धब्बों से सना हुआ था। पास ही 28 वर्षीय दूल्हा रोहन शर्मा घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में अभी भी टूटी हुई शराब की बोतल का एक टुकड़ा था। उसकी आंखें शून्य थीं और वो बेमतलब की बातें बुदबुदा रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शादी हॉल के एक कर्मचारी ने रुंधे गले से पुलिस को बताया, जब हमने टूटने की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो दुल्हन गिर चुकी थी। दूल्हा बस वहीं खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे और शराब की बोतल आधी टूटी हुई थी। फोरेंसिक टीम ने जल्दी से संपर्क किया और पुष्टि की कि पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका संदिग्ध कारण किसी कठोर वस्तु से सिर में गंभीर चोट लगना था। जबकि फोरेंसिक जांच तकनीकी टीम के आने तक रुकी हुई थी, जांचकर्ताओं ने पहले गवाहों, जो मंच के सबसे करीब बैठे थे, के बयान लेना शुरू कर दिया। एक अधेड़ उम्र की महिला जो दुल्हन की मौसी थी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांप रही थी। उसने बड़ी एलईडी स्क्रीन की ओर इशारा किया जो अभी भी चालू थी। उस वीडियो में प्रिया को शादी से ठीक पहले अपने पुराने प्रेमी के साथ दिखाया गया था। सब सन्न रह गए। फिर रोहन ने ऊपर देखा, शराब की बोतल तोड़ी और उस पर टूट पड़ा। इस बयान ने पूरे जांच दल को कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। शादी के बीच में एक बेवफाई का वीडियो। इसके तुरंत बाद दुल्हन की सहेलियों, दूल्हे के दोस्तों से लेकर मेहमानों तक कई अन्य गवाहों ने पुष्टि की कि उन्होंने घटना से कुछ मिनट पहले बड़ी स्क्रीन पर वो संवेदनशील वीडियो देखा था। तकनीकी टीम ने तुरंत प्रोजेक्टर और शादी हॉल के वीडियो प्लेबैक सिस्टम की जांच की। यूएसबी स्लॉट में अभी भी एक छोटी सी काली यूएसबी थी, जिसे उस डिवाइस के रूप में पहचाना गया जिसमें हत्या से पहले चलाया गया वीडियो था। उस समय शादी के हॉल में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था।
दोनों परिवारों के रिश्तेदार रो रहे थे। कुछ को सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था, कुछ एक दूसरे को दोष दे रहे थे और कुछ सदमे में चुप थे। बाहर पत्रकार और जिज्ञासु लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे पुलिस को सुरक्षा घेरा बढ़ाना पड़ा। सब कुछ ही मिनटों में हुआ, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसी त्रासदी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। एक भव्य शादी अचानक एक अपराध स्थल में बदल गई। एक सुंदर दुल्हन एक शिकार बन गई, एक दूल्हा एक क्रूर हत्यारा बन गया और एक रहस्यमय वीडियो सभी त्रासदियों का कारण बन गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस वीडियो को प्रोजेक्शन सिस्टम में किसने डाला था और वास्तव में किस चीज ने एक सज्जन पढ़े लिखे दूल्हे को इतना हिंसक बना दिया। पूरे शादी हॉल को सील करने के तुरंत बाद कमान टीम ने तेजी से मौके पर जांच शुरू की। कर्नल अजय कुमार ने सीधे कमान संभाली और बल को कई टीमों में विभाजित करने का आदेश दिया। प्रत्येक टीम को एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया। सब कुछ एक सख्त और तत्काल प्रक्रिया के अनुसार किया गया, क्योंकि यह एक सनसनीखेज मामला था जिसमें सैकड़ों गवाह थे और ये एक भीड़ भरे कार्यक्रम के बीच हुआ था। पहली टीम आपराधिक पुलिस विभाग की को संदिग्ध रोहन शर्मा को नियंत्रित करने और हिरासत में लेने का काम सौंपा गया। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो रोहन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस शून्य आंखों से गुमसुम बैठा रहा। उसके हाथों पर अभी भी शराब के साथ लाल धब्बे लगे हुए थे। एक अधिकारी ने बताया, रोहन ने कुछ नहीं कहा। जब हमने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने बस धीरे से सिर हिलाया, शराब की बोतल नीचे रख दी और एक बेजान व्यक्ति की तरह हमारे साथ चल पड़ा। उसे सीधे लखनऊ शहर के पुलिस मुख्यालय ले जाया गया ताकि उसे घटनास्थल से अलग किया जा सके और भीड़ को भड़काने से बचाया जा सके। दूसरी टीम लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश मिश्रा की कमान में सबूत इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थी। मंच पर उन्होंने टूटी हुई शराब की बोतल की गर्दन, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े और विशेष रूप से एक काली यूएसबी बरामद की जो अभी भी वीडियो सिस्टम को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर में लगी हुई थी। इस यूएसबी को मौके पर ही सील कर दिया गया, समय और गवाह के हस्ताक्षर के साथ चिन्हित किया गया और डेटा निकालने के लिए फॉरेंसिक तकनीकी प्रयोगशाला में भेजा गया। तीसरी टीम फॉरेंसिक बल ने घटनास्थल और शव की जांच की। दुल्हन प्रिया सिंह की मौत गंभीर सिर की चोट के कारण हुई थी। घाव बाएं कनपट्टी पर था, जो किसी कठोर वस्तु से जोरदार प्रहार के अनुरूप था और रोहन के हाथ में मौजूद बोतल के टुकड़े से मेल खाता था। पीड़िता के सिर के चारों ओर खून फैला हुआ था, जो मंच के कालीन में भी समा गया था। बाद में विश्लेषण के लिए सभी निशानों की तस्वीरें ली गईं, उन्हें चिन्हित किया गया और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संग्रहित किया गया। चौथी टीम गवाहों को अलग करने और बयान लेने के लिए जिम्मेदार थी। मुख्य गवाहों, जिनमें दुल्हन की सहेलियां, दूल्हे के दोस्त, दोनों पक्षों के माता-पिता और मंच के पास बैठे मेहमान शामिल थे, को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। प्रत्येक से अलग अलग पूछताछ की गई ताकि जानकारी में भ्रम या एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचा जा सके। लगभग सभी ने एक ही घटनाक्रम का वर्णन किया। एक अजीब वीडियो अचानक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर चला, जिसमें दुल्हन को एक अन्य व्यक्ति के साथ एक होटल में दिखाया गया था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट और चर्चा शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड बाद दूल्हा रोहन, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने शराब की बोतल पकड़ी और दुल्हन की ओर दौड़ा। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रोहन को बुरी तरह कांपते हुए देखा। उसका चेहरा बैंगनी हो गया था और उसकी आंखें ऐसे उभरी हुई थीं जैसे उसने अपना पूरा नियंत्रण खो दिया हो। प्रत्येक बयान को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस चेक किया गया। बाहर सुरक्षा बलों ने एक घेरा बना लिया, जिससे मीडिया और जनता की पहुंच सीमित हो गई। शादी हॉल के सभी कैमरा डेटा, जिसमें गलियारों, प्रवेश द्वारों और तकनीकी क्षेत्र के कैमरे शामिल थे, को उसी दोपहर सील कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। कुछ घंटों के भीतर घटनास्थल को साफ कर दिया गया। सभी सबूत, गवाह, बयान और तस्वीरें पूरी तरह से एकत्र कर ली गईं। उत्तर प्रदेश पुलिस के निदेशक बोर्ड को भेजी गई त्वरित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शाही विवाह भवन में हुई हत्या में एक असामान्य तत्व था,
जिसमें हत्या से पहले प्रोजेक्शन सिस्टम में किसी के हस्तक्षेप का संदेह था। इसका मतलब था कि भले ही हत्यारा स्पष्ट था, लेकिन इसके पीछे का असली कारण अभी भी एक बड़ा सवाल था। उसी दोपहर घटनास्थल पर काम पूरा करने के बाद जांच दल ने अस्थायी रूप से क्षेत्र को बंद कर दिया ताकि फोरेंसिक परिणामों और संदिग्ध के बयान का इंतजार किया जा सके। लेकिन कर्नल कुमार के मन में एक संदेह धीरे धीरे आकार ले रहा था कि इस आपात रूप से सीधे साधे मामले के पीछे कोई और हो सकता है जिसने ये सब रचा हो। लखनऊ शहर पुलिस के पूछताछ कक्ष संख्या 3 में माहौल इतना भारी था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जांचकर्ताओं के सामने रोहन शर्मा, दूल्हा और मुख्य संदिग्ध चुपचाप बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे और उसकी आंखें भावहीन थीं। उसके चेहरे पर अभी भी शराब के निशान थे और उसकी सफेद शर्ट की आस्तीन पर खून के कुछ सूखे धब्बे थे। वो शादी की पोशाक अब सिर्फ एक त्रासदी का सबूत बनकर रह गई थी। जब कैप्टन समीर वर्मा ने एक साधारण सवाल के साथ पूछताछ शुरू की, क्या तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों हो? रोहन ने केवल ऊपर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी स्पष्ट और ठंडी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उसे मार डाला। मैंने ही प्रिया को मारा है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना एक भी आंसू के। उसके कबूलनामे में शांति ने पूरे पूछताछ दल को कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। शांत होने के बाद जांचकर्ता ने गहराई से पूछना शुरू किया, तुमने ऐसा अपनी ही शादी के दिन क्यों किया? रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज फटी हुई थी। क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। शादी से ठीक एक दिन पहले मुझे एक अजनबी ईमेल मिला जिसमें एक वीडियो था जिसमें वो लड़की जिसे मैं अपनी पत्नी बनाने वाला था अपने पूर्व प्रेमी के साथ एक होटल में थी। वो रुका। उसने अपने हाथों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये किसी की शरारत है, लेकिन जब मैंने इसे दूसरी बार देखा तो मैं इनकार नहीं कर सका कि वो प्रिया ही थी। बयान के अनुसार शादी से एक रात पहले रोहन को एक गुमनाम ईमेल मिला। इसे देखो और खुद से पूछो कि क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करने की हिम्मत कर सकते हो। इसके साथ 2 मिनट से भी कम का एक वीडियो था। उसने कबूल किया कि घबराहट में उसने इसे दर्जनों बार देखा। हर बार जब वो देखता तो उसका दिल टुकड़ों में टूट जाता। दर्द, अपमान और क्रोध के मिश्रण ने रोहन को अपना विवेक खोने पर मजबूर कर दिया। उसने वीडियो को एक यूएसबी में कॉपी किया और फिर तकनीकी कर्मचारी से यह बहाना बनाया कि यह शादी समारोह में दिखाने के लिए एक यादगार वीडियो है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उस क्रूर बदला लेने की योजना का हिस्सा था जिसे उसने पूरी रात तैयार किया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, कम से कम शुरू में तो नहीं, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। मैं बस उसे ये महसूस कराना चाहता था कि दूसरों के सामने अपमानित होना कैसा होता है। मैं चाहता था कि वो उसी जगह पर गिरे जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। लेकिन जब वीडियो चला तो हर कोई फुसफुसाने लगा। मैंने उसकी आंखों में घबराहट और विनती देखी। उस समय मेरे दिमाग में बस खून सवार था। जब जांचकर्ता ने पूछा कि क्या उसे पछतावा है, तो रोहन लंबे समय तक चुप रहा और फिर धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। एक धोखेबाज को कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भाव नहीं, कोई आंसू नहीं। उस बयान ने पूरे पूछताछ कक्ष को खामोश कर दिया। जांचकर्ताओं ने नोट किया कि रोहन पर कोई दबाव नहीं था। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और सब कुछ स्पष्ट रूप से कबूल कर लिया, जो घटनास्थल और गवाहों के बयानों से मेल खाता था। हालांकि गुमनाम ईमेल और रहस्यमय वीडियो के विवरण ने एक पूरी तरह से नई जांच की दिशा खोल दी। पूछताछ के अंत में अपनी रिपोर्ट में कैप्टन वर्मा ने नोट किया, अपराध का मकसद धोखे के कारण उत्पन्न क्रोध था। तरीका यूएसबी तैयार करना, वीडियो इंस्टॉल करना और शादी की पार्टी में प्रोजेक्शन सिस्टम का फायदा उठाना था। हालांकि वीडियो का स्रोत और ईमेल भेजने वाला अभी भी अज्ञात था।
पूछताछ आधी रात के करीब समाप्त हुई। रोहन को पूर्ण मौन की स्थिति में अस्थायी हिरासत कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया और जांचकर्ता, जो सैकड़ों मामलों के अनुभवी थे, उस व्यक्ति की क्रूर शांति से कांप उठे जिसने अपनी पत्नी को उसकी शादी के दिन मार डाला था। उसने कबूल कर लिया था, लेकिन उस कबूलनामे के पीछे क्या था? क्या किसी और ने इस त्रासदी को रचा था, या ये सब केवल ईर्ष्या के एक पल का परिणाम था? जवाब अभी भी उस छोटी काली यूएसबी में कहीं छिपा था, जिसे अभी अभी फोरेंसिक तकनीकी प्रयोगशाला में भेजा गया था। यद्यपि रोहन शर्मा ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक अनुभवी कमांडर के रूप में कर्नल अजय कुमार अच्छी तरह से जानते थे, कोई भी मामला सरल नहीं होता जब उसके पीछे एक प्रेम कहानी, एक वीडियो और भीड़ के बीच एक मौत हो। अगली सुबह लखनऊ शहर के पुलिस मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें आपराधिक जांच विभाग सीआईडी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल और साइबर अपराध और उच्च प्रौद्योगिकी अपराध निवारण इकाई के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट सुनने के बाद कर्नल कुमार ने VA1024 कोड नेम के साथ एक विशेष जांच दल SIT का गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें घटना की तारीख को कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने धीरे धीरे और गंभीर आवाज में कहा, हत्यारा भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन उकसाने वाला अभी भी बाहर है। हम केवल दोषी ठहराने के लिए जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि मृतक और जीवित दोनों के लिए पूरी सच्चाई को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। इस बयान ने पूरे बैठक कक्ष को खामोश कर दिया। हर कोई समझ गया था कि ये मामला सिर्फ एक हत्या का कार्य नहीं था, बल्कि एक परिष्कृत साजिश की श्रृंखला हो सकती है, जिसे त्रासदी तक ले जाने के लिए रचा गया था। पहली बैठक में ही जांच की 3 दिशाएं निर्धारित की गईं। पहला, वीडियो का स्रोत। क्लिप वाली यूएसबी को सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना गया। सवाल ये था कि इसे किसने शूट किया, किसने भेजा और शादी से ठीक 1 रात पहले का समय क्यों चुना गया। साइबर अपराध इकाई को उस गुमनाम ईमेल का पता लगाने का काम सौंपा गया जो रोहन को मिला था। लक्ष्य आईपी पता, भेजने का स्रोत और प्रसार का समय निर्धारित करना था। इस बीच फोरेंसिक टीम फाइल में मेटा डेटा का विश्लेषण करेगी ताकि शूटिंग का समय, डिवाइस और सटीक स्थान का पता चल सके। दूसरा, वीडियो में उस व्यक्ति की पहचान। रोहन के बयान के अनुसार प्रिया के साथ दिखने वाला व्यक्ति विक्रम राठौर था, जो उसका पूर्व प्रेमी था। जांच दल ने विक्रम को उसके रिश्ते और वीडियो शूट किए जाने के समय को स्पष्ट करने के लिए बुलाने पर सहमति व्यक्त की। क्या विक्रम को पता था कि उसे फिल्माया जा रहा है, या क्या वो खुद बदला लेने के लिए वीडियो भेजने वाला था? कैप्टन वर्मा, जिन्होंने सीधे रोहन से पूछताछ की थी, ने टिप्पणी की, रोहन के चेहरे पर झूठ नहीं था, लेकिन उसकी कहानी में कई खालीपन थे, खासकर गुमनाम ईमेल का विवरण। यह बहुत सटीक था, बहुत सही समय पर, जिससे मुझे लगा कि कोई पीछे से तार खींच रहा है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक और आपराधिक मकसद। जांच दल ने आपराधिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ को विश्लेषण में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया। लक्ष्य ये निर्धारित करना था कि रोहन का कार्य क्रोध के कारण अचानक हुआ था या पहले से गणना की गई थी। यदि रोहन के पास ईमेल लिखने, वीडियो कॉपी करने और फिर इसे प्रोजेक्शन सिस्टम में स्थापित करने का समय था, तो ये अब नियंत्रण खोने के दौरान किया गया कार्य नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित अपराध था। बैठक 2 घंटे से अधिक चली। अंत में कर्नल कुमार ने निष्कर्ष निकाला, एक चतुराई से रची गई साजिश के पीछे अक्सर दुर्भावना छिपी होती है। हमें एक भी छोटे विवरण को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं है। उसी दोपहर 3 जांच दल एक साथ तैनात किए गए। टीम 1 शादी हॉल के साथ मिलकर प्रोजेक्टर लॉग और उन लोगों की सूची की जांच करेगी जिन्होंने शादी के दिन कंप्यूटर का संचालन किया था। टीम 2 वीडियो में उस व्यक्ति यानी विक्रम राठौर का पता लगाएगी और उसकी पुष्टि करेगी। टीम 3 राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से गुमनाम ईमेल के स्रोत का पता लगाएगी। समानांतर में दुल्हन प्रिया सिंह की फाइल भी फिर से खोली गई।
पेशा, सामाजिक संबंध, दोस्तों, सहकर्मियों और पूर्व सहपाठियों की सूची। लक्ष्य ये पता लगाना था कि इस शादी को बर्बाद करने का मकसद किसके पास हो सकता है। उस रात कार्यालय में, जहां केवल कांच की खिड़की से पीली रोशनी आ रही थी, कर्नल कुमार चुपचाप यूएसबी से निकाले गए वीडियो के हर फ्रेम को देख रहे थे। छवियां अस्थिर थीं, कैमरा एंगल तिरछा था। ऐसा लगता था कि इसे फोन से चुपके से शूट किया गया था। हर विवरण प्रामाणिक था। उन्होंने धीरे से आह भरी, ठंडी कॉफी का एक घूंट लिया और अपने अधीनस्थ से कहा, ये एक नकली क्लिप नहीं है, इसे किसी ने वास्तव में शूट किया है और वो शूटर अभी भी हमारे आसपास कहीं हो सकता है। वे शब्द एक आदेश की तरह थे, एक आपात रूप से सीधे साधे मामले से। एक दूल्हे ने बेवफाई के कारण दुल्हन को मार डाला। ये मामला आधिकारिक तौर पर दूसरे चरण में प्रवेश कर गया, जिसमें पूरी त्रासदी के पीछे एक छिपे हुए व्यक्ति का संदेह था। क्या रोहन केवल एक परिष्कृत बदला लेने की योजना में एक कठपुतली था, और वास्तव में कौन चाहता था कि वो शादी एक अंतिम संस्कार में बदल जाए? यूएसबी से निकाले गए डेटा से जांच दल ने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की पहचान की जो वीडियो में दुल्हन प्रिया सिंह के साथ दिखाई दिया था। वो विक्रम राठौर था, 28 वर्ष, जो वर्तमान में दिल्ली में एक निर्माण इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और पीड़िता का पूर्व प्रेमी भी था। उसी दोपहर आपराधिक पुलिस विभाग की एक विशेष टीम विक्रम के अपार्टमेंट में मौजूद थी, जहां वो रह रहा था। जब उसने पुलिस बल को देखा तो विक्रम ने न तो आश्चर्य दिखाया और न ही कोई प्रतिरोध किया। वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीरे से कहा, मैं जानता था कि ये दिन आएगा। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी में पूछताछ अधिकारियों के सामने विक्रम राठौर सिर झुकाए बैठा था। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर उसकी आवाज घैन गई। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उसने एक एक शब्द बताना शुरू किया, धीरे धीरे और भारी मन से, जैसे कि हर शब्द उसके विवेक पर एक घाव हो। हाँ, वीडियो में वो व्यक्ति मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई चुपके से शूटिंग कर रहा था और मैंने इसे रोहन को बिल्कुल नहीं भेजा। विक्रम के बयान के अनुसार उसका और प्रिया का लगभग 3 साल तक एक गहरा रिश्ता था। वे तभी अलग हुए जब उसने लखनऊ में काम करने का फैसला किया, जबकि वो दिल्ली में ही रहा। समय बीतता गया, वे सिर्फ 2 पुराने दोस्तों की तरह संपर्क में रहे। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले प्रिया ने अचानक उससे संपर्क किया, ये कहते हुए कि वो सब कुछ खत्म करने के लिए आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। विक्रम ने बताया, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, मिलने से केवल और समस्याएं होंगी। लेकिन वो जोर देती रही, कहती रही कि वो सिर्फ अतीत के लिए धन्यवाद कहना चाहती है। अंत में वो मान गया। वे एक छोटे से कैफे में मिले और फिर पूरी दोपहर टहलते और बात करते रहे। विक्रम ने कहा कि शुरू में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि प्रिया रोने नहीं लगी। उसने कहा कि वो अभी भी बेचैन है, कि उसका दिल अभी भी भारी है और वो बस एक बार सब कुछ कहना चाहती है, और फिर बस। मैं भी कमजोर पड़ गया। इतने सालों के बाद भी मुझे अभी भी उसकी परवाह थी। वे कैफे से निकले और किसी परिचित से बचने के लिए पास के एक होटल में निजी तौर पर बात करने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, ये हर कोई समझता है। विक्रम ने सिर झुकाकर आह भरी। मुझे पता है कि ये गलत था, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि ये सिर्फ कमजोरी का एक पल था। मुझे नहीं पता था कि कोई चुपके से इसे शूट कर लेगा। मुझे नहीं पता था कि कोई कैमरा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो शादी समारोह में दिखाया जाएगा। उसने बताया कि उस दिन के बाद से प्रिया ने फिर से संपर्क नहीं किया, जब तक कि उसने सोशल मीडिया पर लखनऊ में हुए भयानक मामले के बारे में नहीं सुना। वो लगभग पूरी तरह से टूट गया था। जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनी तो मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुद पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि लोग मुझे हत्यारा समझेंगे। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं कसम खाता हूं। विक्रम के बयान ने पूरे जांच दल को खामोश कर दिया। फोरेंसिक तकनीकी प्रयोगशाला से सभी तकनीकी डेटा भी उसके बयान से पूरी तरह मेल खाते थे। वीडियो असली था, जिसमें कोई संपादन का संकेत नहीं था।
शूटिंग का समय शादी से 3 दिन पहले का निर्धारित किया गया था। कैमरा एंगल कम और तिरछा था, जो होटल के कमरे में पहले से रखे गए फोन से चुपके से रिकॉर्ड किए जाने की अधिक संभावना थी। इससे जांच दल ने निर्धारित किया कि विक्रम वीडियो लीक करने वाला नहीं था। वो केवल एक मोहरा था, एक ऐसी योजना में एक कड़ी जिसका मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं था। हालांकि विक्रम के बयान ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। उसे याद आया कि जिस दिन वो प्रिया से मिला था, मैंने हमारे पीछे की मेज पर एक अजनबी लड़की को कैफे में बैठे देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो प्रिया को बहुत देख रही थी। जब हम चले गए तो वो भी हमारे पीछे उठी। उस विवरण ने जांचकर्ताओं को तुरंत नोट करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये उस व्यक्ति के बारे में पहला सुराग हो सकता है जिसने चुपके से वीडियो शूट किया था। पूछताछ के अंत में विक्रम राठौर ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपने हाथों को कसकर भींच लिया और उसकी आवाज टूट गई। मैं गलत था। अगर मैं उस दिन मिलने के लिए सहमत नहीं होता तो शायद प्रिया नहीं मरती। मैं हत्यारा नहीं हूं, लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से जाने में योगदान दिया है। अंतिम टिप्पणी में जांचकर्ता ने लिखा, विषय ईमानदार है, बयान में दम है। धोखे का कोई संकेत नहीं है। विक्रम द्वारा उल्लिखित कैफे में दिखाई देने वाली संदिग्ध महिला की पहचान स्पष्ट करने की आवश्यकता है, और ये प्रतीत होता है कि छोटा सा विवरण एक रहस्यमयी महिला जो चुपचाप दुल्हन और उसके पूर्व प्रेमी का पीछा कर रही थी, ने एक पूरी तरह से नई जांच की दिशा खोल दी। एक ऐसी दिशा जो जांच दल को उस त्रासदी के पीछे छिपे व्यक्ति के करीब ले गई। विक्रम राठौर का पूरा बयान लेने के बाद जांच दल ने तुरंत अपनी जांच को डिजिटल फॉरेंसिक की ओर मोड़ दिया, जहां ऐसे सुराग छिपे थे जो पूरे मामले को स्पष्ट कर सकते थे। क्योंकि अगर विक्रम की बात सच थी तो किसी तीसरे व्यक्ति ने चुपके से वीडियो शूट किया था, उसे संपादित किया था, या शादी को बर्बाद करने के इरादे से रोहन को भेजा था, और केवल ऑनलाइन निशान ही उस व्यक्ति की पहचान बता सकते थे। साइबर अपराध और उच्च प्रौद्योगिकी अपराध निवारण इकाई में तकनीकी टीम ने उस ईमेल के स्रोत को डिकोड करना शुरू किया जो रोहन को मिला था। रोहन के लैपटॉप से बरामद किए गए डेटा के अनुसार ईमेल 24 अक्टूबर 2024 को रात 9:47 बजे भेजा गया था, यानी शादी समारोह से 12 घंटे से भी कम समय पहले। भेजने का पता एक अजीब जीमेल खाते से था, जिसमें कोई वास्तविक उपयोगकर्ता जानकारी नहीं थी, जिसमें केवल सत्य हमेशा मौजूद रहता है का प्रदर्शन नाम था। विशेषज्ञों ने एक एक करके सुरक्षा परतों को उल्टा किया। मूल आईपी पते को निर्धारित करने के लिए हेडर का विश्लेषण किया। 2 घंटे से अधिक की प्रक्रिया के बाद उन्होंने पाया कि ईमेल लखनऊ के चौक क्षेत्र में एक इंटरनेट कैफे में वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किए गए एक सार्वजनिक कंप्यूटर से भेजा गया था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुराग था, क्योंकि जिसने भी ईमेल भेजा था उसे उस विशिष्ट समय पर उस स्थान पर मौजूद होना चाहिए था। कर्नल कुमार ने तुरंत कैफे के सुरक्षा कैमरे के फुटेज को निकालने का आदेश दिया और साथ ही एक जासूसी टीम को वास्तविक सत्यापन के लिए भेजा। उसी दिन रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच के कैमरा फुटेज की समीक्षा करते हुए उन्होंने एक ऐसी छवि पाई जिसने पूरी टीम को रोक दिया। एक महिला जिसने बेसबॉल टोपी और मास्क पहना हुआ था, एक लंबा बेज कोट पहने हुए कैफे में दाखिल हुई और एक कोने में एक कंप्यूटर चुना। वही कंप्यूटर जिसका आईपी पता भेजे गए ईमेल से मेल खाता था। वो लगभग 15 मिनट तक बैठी, कुछ बहुत तेजी से टाइप किया और फिर ईमेल भेजने के तुरंत बाद चली गई। उस अजनबी महिला की हरकतें उस समय से पूरी तरह मेल खाती थीं जब रोहन को ईमेल मिला था। ईमेल ट्रेसिंग के समानांतर फोरेंसिक तकनीकी टीम ने यूएसबी में डेटा को डिकोड किया। सबूत शादी हॉल से बरामद किया गया था। परिणामों से पता चला कि वीडियो फाइल में संपादन या ऑडियो डबिंग का कोई संकेत नहीं था। इसका मतलब था कि क्लिप असली थी, नकली नहीं। मेटा डेटा में रिकॉर्डिंग का समय 22 अक्टूबर 2024 की रात को दिल्ली के एक होटल में निर्धारित किया गया था, जो विक्रम राठौर के बयान से पूरी तरह मेल खाता था। इसने इस परिकल्पना को और मजबूत किया कि किसी ने प्रिया और विक्रम का पीछा किया था जब वे मिले थे।
और फिर चुपके से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। उस व्यक्ति ने शायद कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था या एक छिपे हुए स्थान से फोन का इस्तेमाल किया था और फिर शादी को बर्बाद करने के लिए सही समय का इंतजार किया था। यही नहीं, तकनीकी टीम ने पीड़िता और संबंधित लोगों के सभी सोशल मीडिया निशानों की भी जांच की। उन्होंने पाया कि प्रिया की मित्र सूची में स्नेहा गुप्ता नाम की एक महिला का खाता था, जो प्रिया और विक्रम दोनों के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। कई पुरानी पोस्टों में स्नेहा ने अक्सर अस्पष्ट टिप्पणियां की थीं, जैसे कुछ लोग खुशी के लायक नहीं होते और कुछ चीजें जितनी देर छिपाई जाती हैं, उजागर होने पर उतनी ही दर्दनाक होती हैं। ये स्टेटस शादी से कुछ दिन पहले दिखाई दिए, जिससे जांचकर्ताओं को संदेह हुआ। आगे की जांच करने पर उन्होंने पाया कि स्नेहा के सोशल मीडिया खाते में लॉगिन करने के लिए आईपी पता चौक क्षेत्र के इंटरनेट कैफे के आईपी पते से मेल खाता था, वही जगह जहां से रोहन को गुमनाम ईमेल भेजा गया था। सभी निशान धीरे धीरे एक बिंदु पर एकत्रित होने लगे। 28 अक्टूबर 2024 की रात को साइबर अपराध इकाई की समेकित रिपोर्ट जांच दल को सौंपी गई। गुमनाम ईमेल भेजने और वीडियो लीक करने वाली एक महिला थी, जिसने चौक क्षेत्र के एक कैफे से सार्वजनिक आईपी का उपयोग किया था। उसी समय इस आईपी का उपयोग स्नेहा गुप्ता के सोशल मीडिया खाते में लॉगिन करने के लिए किया गया था, जिससे सत्यापन के लिए विषय को बुलाने का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट प्राप्त होते ही कर्नल कुमार लंबे समय तक सोचते रहे। स्नेहा गुप्ता का नाम अपरिचित नहीं था। वो पीड़िता प्रिया और उसके पूर्व प्रेमी विक्रम दोनों की पुरानी दोस्त थी। ये एक जटिल रिश्ता था जो हानि रहित लग रहा था, लेकिन अब संदेह का केंद्र बन गया था। उन्होंने धीरे से अपने अधीनस्थ से कहा, इस प्रेम त्रासदी के पीछे ऐसा लगता है कि ईर्ष्या और घृणा से जलता हुआ एक और दिल है। यहां से जांच आधिकारिक तौर पर एक पूरी तरह से नई दिशा में मुड़ गई। यदि जांच दल का अनुमान सही था, तो शादी में हुई हत्या केवल विश्वासघात के प्यार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक चतुराई से रचा गया नाटक था, जिसमें हत्यारे सहित हर कोई अंधी ईर्ष्या का शिकार था और सबके पीछे का मास्टरमाइंड जल्द ही सामने आने वाला था। जैसे ही साइबर सुरक्षा विभाग से परिणाम वापस आए, विशेष जांच दल VA 1024 ने आधिकारिक तौर पर संदेह के घेरे में एक ही नाम की पहचान की। स्नेहा गुप्ता 27 वर्ष, पीड़िता प्रिया सिंह और विक्रम राठौर की विश्वविद्यालय की सहपाठी। व्यक्तिगत रिकॉर्ड के अनुसार स्नेहा एक कार्यालय कर्मचारी थी जो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अकेले रहती थी। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो काफी अंतर्मुखी थी और कम मेलजोल रखती थी। लेकिन जिस बात ने जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा, वो ये थी कि स्नेहा के सभी रिश्ते प्रिया और विक्रम के इर्द गिर्द घूमते थे। तीनों विश्वविद्यालय में एक ही समूह के करीबी दोस्त थे। सहपाठियों के अनुसार स्नेहा को विक्रम से एक तरफा प्यार था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। 29 अक्टूबर 2024 की सुबह एक टीम को स्नेहा को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए भेजा गया। जैसे ही उसने सुने कि उसे बुलाया गया है, वो काफी शांत दिखी, न घबराई न इनकार किया, बस धीरे से पूछा, आप प्रिया के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? पूछताछ कक्ष में स्नेहा साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखाई दी। उसका चेहरा सौम्य था। ये सोचना मुश्किल था कि ये व्यक्ति पूरे राज्य को हिला देने वाले मामले में शामिल हो सकता है। शुरू में उसने सभी आरोपों से इनकार किया, ये कहते हुए कि हत्या के दिन उसने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से खबर सुनी थी और उसे ईमेल या वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उसके सामने चौक क्षेत्र के इंटरनेट कैफे से निकाले गए कैमरे की छवि रखी, जिसमें 24 अक्टूबर को रात 9:47 बजे का समय स्पष्ट रूप से दिखाया गया था, जिस समय ईमेल भेजा गया था, तो स्नेहा का चेहरा बदल गया। वो लंबे समय तक चुप रही और फिर धीरे से कांपती आवाज में कहा, मैं बस उस शादी को रोकना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। कई घंटों की लगातार पूछताछ के बाद अंत में स्नेहा गुप्ता ने सिर झुकाकर सब कुछ कबूल कर लिया।
उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरे पूछताछ कक्ष को खामोश कर दिया, जिसमें दया और भय का मिश्रण था। स्नेहा ने बताया कि विश्वविद्यालय के दिनों से ही वो चुपचाप विक्रम राठौर से प्यार करती थी। वो चुपचाप उसके साथ रही, उसकी मदद की, इंतजार किया। लेकिन फिर उसे केवल ये खबर मिली कि विक्रम ने प्रिया सिंह से अपने प्यार का इजहार किया है, जो उसकी ही कक्षा की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने भूलने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने उन्हें खुश देखा तो मुझे दर्द हुआ। मैंने सोचा कि समय के साथ मैं इससे उबर जाऊंगी, लेकिन नहीं। जब वे अलग हो गए तो मैं चुपके से खुश थी, क्योंकि मुझे लगा कि विक्रम मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन विक्रम ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। फिर उसने सुना कि प्रिया किसी और से शादी करने वाली है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पास सब कुछ था, प्यार, नौकरी, खुशी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अंधी ईर्ष्या में स्नेहा ने प्रिया का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि प्रिया शादी की तैयारी के दौरान अक्सर विक्रम से संपर्क करती थी। 22 अक्टूबर को स्नेहा ने प्रिया का कैफे से होटल तक पीछा किया और उसने ही चुपके से फोन लगाकर उन दोनों के साथ रहने के पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ विक्रम को दिखाना चाहती थी कि प्रिया उसके लायक नहीं है, और रोहन को शादी से पहले सच्चाई बताना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर शादी टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था। स्नेहा की आवाज गहन गई, आंसू बहने लगे, लेकिन सामने बैठे जांचकर्ता ठंडे मन से बयान दर्ज करते रहे। क्योंकि भले ही वो रो रही थी, लेकिन उसके कार्यों ने सीधे तौर पर एक निर्दोष मौत का कारण बना था। बयान के अनुसार 24 अक्टूबर की रात को स्नेहा ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को एक यूएसबी में कॉपी किया और फिर चौक क्षेत्र के इंटरनेट कैफे में गई, जहां वो पहले काम कर चुकी थी, ताकि ले मिन तुआन को एक गुमनाम ईमेल भेज सके। उसने सत्य हमेशा मौजूद रहता है नाम से एक नया जीमेल खाता बनाया। धोखा खाने से पहले आपको ये जानने का हक है। फिर उसने वीडियो संलग्न किया, उसे भेजा और फिर तुरंत सभी ब्राउजिंग इतिहास को हटा दिया और कैफे से चली गई। ये सब केवल 15 मिनट में हुआ। स्नेहा ने कहा, मैंने सोचा था कि वो केवल शादी रद्द कर देगा। मुझे नहीं पता था कि वो उसे मार डालेगा। इस बयान ने कमरे को खामोश कर दिया, क्योंकि भले ही उसने सीधे तौर पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन स्नेहा ही वो थी जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिससे त्रासदी को रोकना असंभव हो गया। जब उसने बयान पर हस्ताक्षर किए तो स्नेहा ने कागज को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी दोषी बन जाऊंगी। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को वापस पाना चाहती थी जिससे मैं प्यार करती थी, लेकिन अंत में मैंने 3 लोगों को बर्बाद कर दिया। कैप्टन वर्मा ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें वापस जाने का मौका मिले तो क्या तुम कुछ अलग करोगी? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। जब ईर्ष्या आपके दिल को जला रही हो तो कोई भी रुकने के लिए काफी मजबूत नहीं होता है। काश मैं समझ पाती कि किसी और की खुशी को नष्ट करके प्यार नहीं पाया जा सकता। इस बयान ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। मामला अब स्पष्ट हो गया था। छिपा हुआ व्यक्ति सामने आ गया था। लेकिन विडंबना ये थी कि वो खुद भी ईर्ष्या और स्वार्थ का शिकार थी। स्नेहा पर दूसरों को अपमानित करने और दूसरों की निजता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए उसे अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया गया। उस रात पुलिस मुख्यालय में जब जांच दल ने अपनी रिपोर्ट पूरी की तो कर्नल अजय कुमार चुपचाप मेज पर पड़ी मोटी फाइल को देख रहे थे। एक मामला बंद हो गया, लेकिन इसके पीछे 3 बर्बाद जीवन थे। एक लड़की अपनी शादी के दिन मर गई, एक आदमी ने अपना भविष्य खो दिया और एक छिपे हुए व्यक्ति ने खुद को कानून के शिकंजे में डाल दिया। प्यार में कभी कभी बाहरी व्यक्ति ही सबसे गहरी त्रासदी बोता है। 3 दिन बाद जब स्नेहा गुप्ता ने अपना अपराध कबूल कर लिया तो विशेष जांच दल VA 1024 ने आधिकारिक तौर पर शाही विवाह भवन में एक जांच और घटनास्थल पुनर्निर्माण का आयोजन किया जहां त्रासदी हुई थी। उस सुबह केंद्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। केवल सुरक्षा बल, गवाह और अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ही बचे थे।
चौड़े हॉल की मंद रोशनी में कांच की खिड़कियों से आने वाली सूरज की किरणें ठंडे टाइल वाले फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थीं, जिससे माहौल और भी उदास हो गया था। कुर्सियां, मेजें, सफेद रिबन, पुराने गुलदस्ते, सभी को उनकी मूल स्थिति में वापस रख दिया गया था, जैसे कि समय 25 अक्टूबर की दोपहर में वापस चला गया हो, वो क्षण जब दुल्हन की मुस्कान अभी फीकी नहीं पड़ी थी। पुलिस की हिरासत में घटनास्थल पर लाए गए रोहन शर्मा धीरे धीरे चल रहे थे। अब उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी, केवल एक खाली नजर और एक थका हुआ चेहरा था। जांच एजेंसी के अनुरोध पर रोहन ने घटनाओं के सही क्रम में पूरी घटना को फिर से दोहराया, माइक्रोफोन पकड़कर मेहमानों को धन्यवाद देने से लेकर एक यादगार वीडियो खोलने की अनुमति मांगने तक, जो वास्तव में बेवफाई की क्लिप थी। फिर वो क्षण जब उसने चुपचाप स्क्रीन को देखा, उसके हाथ शराब की बोतल पर कस गए और अंत में वो घातक प्रहार जिसने उसकी नई नवेली पत्नी की जान ले ली। उसने हर क्रिया को इतनी स्पष्टता और सटीकता से दोहराया कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जब वो हाथ उठाने वाले हिस्से पर पहुंचा तो रोहन रुक गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे याद नहीं है कि मैं उस समय क्या सोच रहा था, मुझे बस इतना पता है कि मैंने सब कुछ खो दिया था। ये बयान शांत हॉल में गूंज उठा। पूरी जांच टीम चुपचाप खड़ी रही, किसी ने एक और शब्द नहीं कहा। पुनर्निर्माण पूरा करने के बाद फॉरेंसिक तकनीकी टीम ने बरामद किए गए सभी सबूतों का प्रयोगात्मक परिणामों से मिलान किया। फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि टूटी हुई शराब की बोतल की गर्दन पर उंगलियों के निशान रोहन शर्मा के उंगलियों के निशानों से पूरी तरह मेल खाते थे। स्नेहा गुप्ता के कंप्यूटर से भेजे गए वीडियो वाली काली यूएसबी डेटा निष्कर्षण से पता चला कि 24 अक्टूबर को रात 9:47 बजे एक गुमनाम ईमेल कॉपी करने और भेजने की कार्रवाई हुई थी। केंद्र के प्रोजेक्टर और कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से कोई घुसपैठ नहीं हुई थी। वीडियो शादी समारोह में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर चलाया गया था। सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति के बयान के अनुरूप था, जिसमें कोई विरोधाभास नहीं था। जांच दल ने निष्कर्ष निकाला, रोहन शर्मा का मुख्य मकसद पीड़िता की पुरानी दोस्त स्नेहा गुप्ता द्वारा भेजे गए विश्वासघात के वीडियो को देखकर गंभीर रूप से उत्तेजित होना था। मामला तब आधिकारिक तौर पर जांच के दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया। अक्टूबर के अंतिम दिनों में 400 से अधिक पृष्ठों की एक मोटी फाइल पूरी की गई, जिसमें बयानों, सबूतों, तस्वीरों और फॉरेंसिक, डिजिटल और आपराधिक मनोविज्ञान के निष्कर्षों की पूरी रिपोर्ट थी। तदनुसार जांच एजेंसी ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि रोहन शर्मा ने हत्या का अपराध किया था, जिसमें गुंडागर्दी, क्रूरता, भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से अंजाम देना जैसे गंभीर कारक थे। स्नेहा गुप्ता को दूसरों को अपमानित करने और व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से घातक परिणाम हुए। विक्रम राठौर पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि वो वीडियो की गुप्त रिकॉर्डिंग और प्रसार से अनभिज्ञ था। जब फाइल पूरी हो गई तो कर्नल अजय कुमार ने अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए। उनकी आंखें विचार मग्न थीं। ये मामला न केवल कानून का सबक था, बल्कि ईर्ष्या और घृणा के बारे में एक चेतावनी भी था। ऐसे क्षण होते हैं जब लोग अपना विवेक खो देते हैं और अपना पूरा जीवन खो देते हैं। फाइल को अभियोजन पक्ष को सौंपने से पहले जांच दल एक बार फिर शादी हॉल में लौटा। जो कभी एक भव्य हॉल था, अब फर्श पर केवल धुल्हले धब्बे, पीले पड़ चुके सफेद रेशमी रिबन और उथल-पुथल के बाद भी तिरछा लटका हुआ झूमर बचा था। टीम के एक युवा अधिकारी ने धीरे से कहा, अगर आप नहीं जानते कि क्या हुआ था, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये जगह कभी एक भयानक अपराध का स्थल थी। कर्नल कुमार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अपराध कभी कभी घृणा से शुरू नहीं होता, बल्कि एक ईर्ष्यालु नजर से होता है जिसे बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया हो। उन शब्दों ने पूरी जांच को समाप्त कर दिया। एक जटिल मामला जहां हर कोई प्यार के टूटे हुए टुकड़े थे, जो गलतियों के एक अंतहीन चक्र में फंस गए थे। पुनर्निर्माण शाम 5 बजे समाप्त हुआ। जब कांच के शीशों पर आखिरी धूप फीकी पड़ गई तो जांच दल ने शादी हॉल छोड़ दिया। बड़ा दरवाजा एक भारी आह के साथ बंद हो गया। मामला सुलझ गया था।
लेकिन इसकी भयावहता हमेशा बनी रहेगी। ईर्ष्या के एक क्षण ने तीनों लोगों के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। 18 मई 2025 को उत्तर प्रदेश की सत्र अदालत ने शाही विवाह भवन में हुई हत्या के मामले में पहली सुनवाई की। इस मामले ने कभी पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया था। सुबह से ही सैकड़ों लोग अदालत के गेट के बाहर मौजूद थे। हर कोई उस दुखद मामले के परिणाम को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जहां एक शादी जो हंसी से भरी होनी चाहिए थी, आंसुओं से भरे अंतिम संस्कार में बदल गई थी। अदालत कक्ष के अंदर आरोपी रोहन शर्मा को एक थके हुए चेहरे और खोई हुई आंखों के साथ लाया गया। वो अब उस दिन के शादी के सूट में सुंदर युवक नहीं था। अब सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ही बनाई त्रासदी में गिर गया था। जब न्यायाधीश ने अपराध के बारे में पूछा तो रोहन ने टालमटोल नहीं की। उसने सिर झुकाया और फटी हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं, लेकिन मैं भी विश्वासघात और एक घिनौनी साजिश का शिकार हूं। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं, मैं बस कीमत चुकाने और सभी को मुक्त करने के लिए मरना चाहता हूं। नीचे पीड़िता प्रिया सिंह के माता पिता चुपचाप बैठे थे। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कभी रोहन को अपने बेटे की तरह माना था। वे खुश थे कि उनकी बेटी को एक अच्छा पति मिला है। उन्हें क्या पता था कि वही व्यक्ति उनकी बेटी की जान उसी की शादी के दिन ले लेगा। अदालत का माहौल भारी था। कोई और बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस मामले में दोषी भी दयनीय था। जब उसे अंतिम शब्द कहने का मौका दिया गया तो रोहन दोनों पक्षों के माता पिता की ओर मुड़ा और गहराई से झुका। मैं माफी मांगता हूं कि मैं अपना वादा नहीं निभा सका। मैंने दोनों परिवारों को बदनाम किया है। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग अब और नफरत न करें। सब कुछ खत्म हो गया है। पीछे की सीटों से एक सिसकी गूंज उठी। बगल में स्नेहा गुप्ता, जिसने वो घातक वीडियो भेजा था, दूसरे आरोपी के लिए आरक्षित क्षेत्र में बैठी थी। वो इतना रोई कि बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि केवल ईर्ष्या के कारण मैं एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों को जेल भेज दूंगी। मुझे दंडित किया जाना चाहिए। पूरा दर्शक दीर्घा खामोश था। कभी किसी मामले ने लोगों को ये महसूस नहीं कराया था कि इसमें शामिल हर व्यक्ति अपनी ही भावनाओं का शिकार था। पूरी फाइल, बयानों और अदालत की कार्यवाही की समीक्षा के बाद अदालत ने रोहन शर्मा को हत्या का दोषी ठहराया, जिसमें गुंडागर्दी, क्रूरता और सार्वजनिक स्थान पर अपराध करने जैसे गंभीर कारक थे, और उसे मौत की सजा सुनाई। स्नेहा गुप्ता को दूसरों को अपमानित करने और व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसके विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए और उसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब फैसला पढ़ा गया तो रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ हिले। धन्यवाद। अंत में सब कुछ खत्म हो गया और स्नेहा, वो गिर गई। उसके कंधे कांप रहे थे। आंसू उसके बयान वाले कागज को भिगो रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं जीता, कोई भी खुश नहीं था। केवल अपूरणीय क्षति बची थी। सुनवाई समाप्त होने के बाद तीनों परिवारों की खामोशी में अदालत के गेट से बाहर निकलते हुए की छवि ने कई गवाहों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। प्रिया के माता पिता अपनी बेटी की तस्वीर लेकर चुपचाप भीड़ से गुजरे। रोहन के माता पिता, जिनके चेहरे थके हुए थे, ने जमीन पर देखा और एक शब्द नहीं कहा। और स्नेहा के माता पिता, गांव के कमजोर बूढ़े लोग, शर्म और अपनी बेटी के लिए दुख से रो पड़े। एक प्रेम कहानी जो हमेशा साथ रहने के वादे के साथ शुरू हुई थी, अब मौत की सजा, जेल की सजा और एक ठंडी कब्र के साथ समाप्त हुई। कर्नल अजय कुमार, जिन्होंने मामले की जांच का नेतृत्व किया था, ने सुनवाई के बाद साझा किया, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमें हर सुराग का पीछा करना पड़ता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो हमें मानव हृदय के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जब प्यार, स्वार्थ और घृणा से विकृत हो जाता है। ये कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी त्रासदी को हमेशा अंधी ईर्ष्या की कीमत के बारे में एक अनुस्मारक के रूप में याद किया जाएगा।
एक गुमनाम ईमेल, एक वीडियो, नियंत्रण खोने का एक पल, 3 जीवन, 3 परिवारों और अनगिनत आंसुओं को छीनने के लिए काफी था। अगर तीनों में से कोई एक भी 1 सेकंड के लिए रुक जाता और शांत हो जाता, तो शायद चीजें अलग होती। ईर्ष्या बुरी नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपने विवेक पर हावी होने देते हैं, तो ये एक ऐसा चाकू बन जाती है जो आपके प्रियजन और खुद को मार डालती है। हर अपराध की कहानी जीवन का एक प्रतिबिंब है, और उस दिन शादी हॉल में हुआ मामला न केवल कानून का सबक था, बल्कि विश्वास बनाए रखने, माफ करने और आघात का सामना करने का भी सबक था। मामला समाप्त हो गया, 3 लोग, 3 भाग्य आंसुओं में समाप्त हो गए, लेकिन इसकी गूंज अभी भी गूंजती है। ये याद दिलाती है कि किसी को भी घृणा से दूसरों का न्याय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब लोग भावनाओं को रास्ता दिखाने देते हैं, तो न्याय कभी कभी बहुत देर से आता है। एक मामला बंद हो गया, लेकिन क्षमा और विवेक का सबक अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहां से देख रहे हैं, आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और महफूज रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हम सबके साथ जरूर साझा करें।